Hello everyone, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। दोस्तों, आज हम आपको इकोनॉमिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 भारत में मानव पूंजी निर्माण के बारे में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके 4 ऐसे टॉपिक हैं जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानना बहुत आवश्यक है। वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, जिसमें से आपका पहला टॉपिक है मानव संसाधन, मानव पूंजी और मानव विकास की अवधारणाओं। इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आपका दूसरा टॉपिक है मानव पूंजी में निवेश कैसा होता है और आर्थिक समृद्धि एवं मानव विकास के परस्पर जो संबंध हैं, परस्पर रिलेशन हैं, ये कैसे बनते हैं, इसको भी हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तीसरा पॉइंट है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो सरकारी खर्च होता है, जो सरकारी व्यय होता है, उसका कितना % खर्च होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी, ये भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को समझने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत में मानव पूंजी जो है ये कैसे है और इसका निर्माण कैसे कैसे होता है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, शिक्षा पर निजी सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन पर जो यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जो निधि, जो पैसा खर्च किया जाता है, वह कितना सक्सेस हो रहा है और कितना अनसक्सेस हो रहा है, इसका जो ऑब्जर्वेशन करना है, इसका जो निरीक्षण करना है, जो मूल्यांकन करना है, वह उसके प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं निर्भर करना है, डायरेक्ट रिजल्ट के माध्यम से नहीं डिसाइड करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी शिक्षा पर हम पैसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से व्यय करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में हो या गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट हमको तुरंत ना मिले, लेकिन कुछ समय बाद उसका रिजल्ट अच्छा हो। तो वही कह रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल जी कि उसका जो मूल्यांकन करना है वह प्रत्यक्ष परिणाम के माध्यम से नहीं करना है। इसमें निवेश मात्र लोगों को उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा। हम जितना भी पैसा एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए व्यय करेंगे, वह सिर्फ लोगों को और सुविधाजनक, लोगों के लिए और हितकर साबित हो सकता है, जितना कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते थे। इनके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्तियों की अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो जाती हैं जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते। जब हम शिक्षा में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, शिक्षा को और बेहतर बनाएंगे, तो शिक्षा लेने वालों में क्या क्या हुनर है, क्या क्या क्वालिटी है, वो अपने आप निखरने लगती है, अपने आप पहचान में आ जाती है। जिससे कि क्या होता है कि उनके अंतर्निहित, उनके अंदर जो भी हुनर, जो भी गुण, जो भी विशेषता समाहित होती है, जब अवसर मिलता है उनको, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है उनको, तो वह उभर कर सामने आती है और पता चलता है कि इस एजुकेशन में, इस एजुकेशन सिस्टम में, इस सेक्टर में पैसा निवेश करने से क्या बेनिफिट हुआ। आइए हम परिचय जानते हैं, इंट्रोडक्शन, कि मानव पूंजी है क्या। सबसे पहले तो ये जानना है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी दो चीजें होती हैं। वह सारी चीजें आपको इस परिचय में मिलेंगी। मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें कि यानी जो मानव जाति है, ह्यूमन बींग्स हैं, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस पर आपको विचार करना है कि क्या ऐसा किया जाए कि मानव जाति और विकसित हो और सभ्य हो और शिक्षित हो, और किसके चलते ये सब कम हो रहा है, मानव जाति को प्रभावित कर रही हैं, इनके जो रीजन्स हैं, जो कारक हैं, उस पर हमको विचार करना है।
ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमताएं ही हैं जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करता आ रहा है। बड़े बड़े लेक्चर्स दिए जाते हैं, गीत के द्वारा लोगों को समझाया जाता है। पहले लोकगीत के माध्यम से बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं थीं कि उनका प्रसार किया जाता था, प्रचार किया जाता था। बातचीत के जरिए लोगों को समझाया जाता है, लोगों के ज्ञान को, बुद्धि को, कौशल को बढ़ाया जाता है। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता है। जैसे जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि आदि मानव कैसे थे, आग की खोज कैसे किया, सभ्यता का विकास कैसे हुआ। धीरे धीरे आदमी की जैसे जैसी आवश्यकताएं बढ़ी, उसको लगा कि हमको अब डेवलप होना चाहिए, हमको अब शिक्षित होना चाहिए, हमको कोई भी काम करना है तो वह बुद्धि कौशल के जरिए करना है, ऐसा नहीं कि एक इलिटरेट बन के एक अनपढ़ की तरह करना है। तो जैसे जैसे लोगों को आवश्यकताएं प्रतीत होती चली गईं, वैसे वैसे लोगों ने उसका डेवलप किया, माइंड को डेवलप किया और टेक्निक खोजी और उसको मानव जीवन में यूजुअली यूज में ले आए। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। यह तो स्वाभाविक है कि कोई भी जो स्किल्ड पर्सन होगा वह नॉन स्किल्ड पर्सन से बेटर होगा। इसी कारण से पहला दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सृजन करता है। जो शिक्षित व्यक्ति है, जो स्किल्ड व्यक्ति है, वह अशिक्षित और अनस्किल्ड व्यक्ति से अधिक धन का अर्जन करेगा, अधिक उसकी बुद्धि होगी और अधिक वह सम्माननीय और माननीय होगा और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रमशः अधिक होता है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि कौशल के जरिए पैसा कमाता है और अशिक्षित व्यक्ति या नॉन स्किल्ड पर्सन ओनली अपने मेहनत के चलते, अपने शारीरिक बल के चलते पैसा कमाता है। तो दोनों सहायक होते हैं अर्थव्यवस्था में, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कौन सहायक होता है? जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ हैं। जैसे कि अभी हमारे समाज में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लोग शिक्षा इसलिए लेते हैं कि अच्छे से अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे से अच्छा हम बिजनेस कर लें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने। वही यहाँ लेखक बता रहा है कि शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, यानी कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही शिक्षा लेना है, यह हमारा लक्ष्य और मकसद नहीं होना चाहिए। बल्कि इसके साथ साथ हमको और क्या मिलता है? शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। ये हमको समाज में कैसे रहना है, हमको किसी परिवेश में कैसे रहना है, लोगों के साथ हमको बिहेव कैसा करना है, लोगों के बीच में हमको कैसे उठना बैठना बोलना जानना है, आना जाना है, यह सब कुछ शिक्षा हमको प्रदान करती है। शिक्षा ही हमको सम्मान प्रदान करती है। एक अशिक्षित व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति में अंतर यही है कि शिक्षित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हर एक जगह सम्माननीय होता है, गौरवशाली होता है। तो शिक्षा के जरिए सिर्फ हम धन का अर्जन नहीं करते, बल्कि हम ये भी सीखते हैं कहाँ पर कैसे किससे बोलना है, कैसे उसके साथ रहना है, समाज क्या है, परिवार क्या है, देश क्या है, ये सब कुछ हमको शिक्षा के जरिए प्रदान होता है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है। शिक्षा के जरिए ही आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि हमको जीवन में क्या करना है, किस एरिया में जाना है, पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है, या समाज सेवा करना है, या पॉलिटिक्स करना है, या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है, सिविल सर्वेंट बनना है। यानी कि एजुकेशन ही ये डिसाइड करता है कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे और उसी में से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तन, और क्या बताता है शिक्षा?
व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि यह चैप्टर पढ़ने के बाद आपको या इस वीडियो लेक्चर को देखने और जानने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि शिक्षा का मेन मकसद सिर्फ धन कमाना नहीं है। शिक्षा से हमें और क्या क्या मिलता है वही लेखक यहाँ बता रहा है, उसी को मैं भी समझा रहा हूं। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है। अब जैसे मान लो खेती ही है, खेती में, एग्रीकल्चर में नए नए समय पर हर जितनी रबी खरीफ की फसल होती है, नए नए बीज आते हैं, नए नए पेस्टिसाइड्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं। तो अगर हमको नॉलेज नहीं होगा, हमको ज्ञान नहीं होगा, हम शिक्षित नहीं होंगे, तो हमको पता नहीं होगा कि समाज में क्या चल रहा है, खेती में क्या चल रहा है, लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने से हमारी फसल की उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी। तो ये सब जानने के लिए भी हमको शिक्षित और सामाजिक होना पड़ेगा, और यह सब कुछ हमको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। शिक्षित लोग जो होते हैं वह यानी कि शारीरिक बल से ज्यादा मानसिक बल पर ध्यान देते हैं, यानी वो अपने माइंड को नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगाते हैं। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं, क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करती है। यहाँ एक फिगर में दिखाया गया है कि समान भूमि की मात्रा होने पर भी उसकी उपज मुझसे कम है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया कि नए नए एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी थी, जो सीड्स थे उसको यूज किया, जो फर्टिलाइजर्स थे उसको यूज किया, और इसने क्या किया, इसने सिर्फ वही जो पुरानी कृषि तकनीकी थी उसका यूज किया। क्यों? तो यही शिक्षित और अशिक्षित के बीच अंतर है। किसानों को समुचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण ही खेतों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है। अब आइए देखते हैं मानव पूंजी क्या है। अर्थशास्त्र में यह जानना बहुत ही आवश्यक है, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसको कल एक सिविल सर्वेंट बनना है, उसके लिए तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जानना अति आवश्यक है। जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भौतिक पूंजी क्या है। कोई कंट्री हो, जैसे अपनी इंडिया है, तो इंडिया की भौतिक पूंजी क्या है? जो कृषि योग्य भूमि है, या जो कृषि योग्य नहीं भूमि है, उस पर तो जो है कोई प्राइवेट कंपनी हुई या गवर्नमेंट हुआ, कल कारखाने लगाती है, फैक्ट्रियां लगाती हैं, या पावर प्लांट लगाते हैं, जो भी है उसका जो यूज करते हैं वो भौतिक पूंजी कहलाती है। लेकिन मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी को कोई भी देश कैसे डेवलप करता है, कोई भी देश कैसे यूज में लाता है, वह इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। तो आप ये समझ गए मानव पूंजी क्या है। जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल सर्वेंट बन गया, कोई नर्स बन गया, या कोई एडवोकेट बन गया, यानी जो भी, यही है मानव पूंजी। कोई इंजीनियर बनेगा तो देश के विकास में सहायक होगा, डॉक्टर बनेगा तब भी देश के विकास में सहायक होगा, लोगों की सुविधाओं, लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। वकील है वो भी देश के विकास में ही सहायक होगा। तो यह है मानव पूंजी। और जो जमीन है, जमीन पर जो कारखाने बन रहे हैं, जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, जो पावर प्लांट लग रहे हैं, जो चाहे वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हो या गवर्नमेंट कंपनियों के द्वारा हो, वह है भौतिक पूंजी। आइए अब देखते हैं कि बुक में राइटर क्या कहते हैं। जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर। इंजीनियर इंग्लिश वर्ड है और अभियंता हिंदी शब्द है। तो छात्र रूपी मानव संसाधनों को हम यानी डॉक्टर इंजीनियर्स क्या हुए? ये संसाधन हुए, मानव संसाधन हुए। एक देश इनको कैसे यूज करेगा अपने
कंट्री के डेवलपमेंट में, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि डॉक्टर्स का काम क्या है, इंजीनियर्स का काम क्या है, एडवोकेट का काम क्या है, टीचर्स का काम क्या है, ये सब क्या है, मानव पूंजी है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत होती है। कोई भी देश, कोई भी समाज तभी डेवलप होगा जब उसकी मानव पूंजी अच्छी होगी, जब उसकी मानव पूंजी डेवलप होगी, जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है, जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके और प्रोफेसरों आदि के रूप में कार्य करने योग्य हों। कोई टीचर जब खुद पहले शिक्षित होगा तभी वह दूसरों को शिक्षा देगा, तो इससे टीचर्स प्रोफेसर्स क्या हुए, ये भी एक मानव पूंजी है, क्योंकि ये समाज को शिक्षित कर रहे हैं। इन्हीं से ही डॉक्टर्स, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, वकील इन्हीं से ही पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हमें अन्य मानव पूंजी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता होती है। मानव पूंजी को बेहतर बनाने के लिए मानव पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। अब निवेश में क्या क्या करना है, कैसे करना है, यह सब कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तो दोस्तों, हमें ये उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ धन कमाना ही नहीं होता, शिक्षा से आदमी को और क्या क्या मिलता है ये भी मैंने बताया। सेकंड थिंग्स ये है कि मैंने आपको पूरा आपके जो डाउट्स थे ये भी क्लियर कर दिया कि मानव पूंजी क्या है और भौतिक पूंजी क्या है, मानव पूंजी कैसे देश के विकास में सहायक है और भौतिक पूंजी कैसे देश के विकास में सहायक है, इसको भी मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में संक्षिप्त में बता दिया है। अगर इन सभी टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक्स पर आपको कोई भी डाउट्स है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कल हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को खूब अच्छे तरीके से करते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।